हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर। कल का लेक्चर आपको मैंने उनके एक इंट्रोडक्शन पे दिया और मैंने आपको ये भी कहा कि प्रोफेसर एल्फ्रेड वैगनर ने अपना जो सिद्धांत दिया था कि सभी महाद्वीप, सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा गया है, और उनमें बाद में विभाजन हुआ, या जिसको हम कह सकते हैं जिनमें विभाजन हुआ, डिसरप्शन हुआ, और आज के महाद्वीपों की शक्ल आई, यानी जो आज हम प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्टिनेंट्स देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम कुछ उसी थ्योरी से आगे जो उनके स्टेप्स थे जो उन्होंने बताया उसको लेके चलेंगे। हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि प्रोफेसर वैगनर उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, अपनी जो थ्योरी दी, वो 1912 में दी थी, 1912 में, लेकिन आज भी ये काफ़ी सार्थक है, जिसको हम लोग कहते हैं काफ़ी प्रासंगिक है, आज भी ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो हम लोग जब प्रोफेसर वैगनर के थ्योरी पे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा उसको और समझने के लिए हम लोग कुछ अपनी तरफ से भी जो जनरल हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं सामान्य तौर पे, जैसे आप हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो पृथ्वी का जो 460 करोड़ साल का इतिहास है, पृथ्वी की जो उम्र है 460 करोड़ ईयर्स, तो उसको हम लोगों ने कुछ पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप लोग भारत के इतिहास में या विश्व इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास एंशिएंट है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मिडिवल है, इसी तरह से आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न इंडिया का। तो ऐसे ही हम लोगों ने पृथ्वी के जो 460 करोड़ साल हैं, जो हम उनकी एज मानते हैं अर्थ की, तो फिर उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हम लोग मोटे तौर पर पृथ्वी की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास कहा जाता है इसको, उसको हम मोटे तौर पे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि तब से लेके 460 करोड़ साल से लेके 460 करोड़ ईयर्स से लेके आज तक हमने पृथ्वी की हिस्ट्री को, पृथ्वी की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को मोटे तौर पे 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। ऐसे जो पार्ट्स होते हैं, जो ऐसे भाग हैं, उनको हम लोग ज्योग्राफी में जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसमें हम इनको एरा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वैगनर साहब जो आगे इस सिद्धांत पे बढ़े, उन्होंने कैसे अपनी बातें किस एज की, किस समय की बातें आपके सामने रखी। तो हम पृथ्वी की जो आयु है, जो पृथ्वी की एज है, उसको हम कितना मानते हैं? 460 करोड़ साल, या मैं 4.6 अरब साल लिख दूं। ये इंग्लिश में बिलियन ईयर्स हो जाएगा। 4.6 बिलियन ईयर्स का जो टाइम है, 4.6 जो अरब साल है, उसका जो समय है, उसको हमने मोटे तौर पे कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 भागों में। तो हम लोग इसको फिर दोबारा ऐसे ले लें कि उन पार्ट्स को हम लोग कल्प कहते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे इस समय पर हम लोग जिस कल्प में या जिस हम एरा में रह रहे हैं पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के, यानी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, उसमें जो अभी वक्त चल रहा है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसको हम लोग जो कल्प या एरा चल रहा है अभी, इसको हम
हिंदी में नूतन कल्प कहते हैं। यानी इस समय पर वर्तमान में जो हमारा जो हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री में बड़े पीरियड्स की बात करते हैं, उसके अंदर अभी नियोजॉइक एरा चल रहा है। 5 मोटे तौर पे मैं एरा बता रहा हूं, तब से लेके 460 करोड़ साल से लेके। तो नूतन कल्प, नूतन का मतलब क्या हुआ? नया। तो आज हम लोग नूतन कल्प में हैं, यानी हम नियोजॉइक एरा में जी रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे कि हम लोग कोई हिस्ट्री को जैसे डिफाइन करते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग एक रिकॉर्ड रखते हैं। और रिकॉर्ड इस तरह से कि जैसे एक साल है, साल के अंदर महीने हैं, महीने में फिर सप्ताह हैं, वीक्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कल्प को, जो एरा है उसके भी सब पार्ट्स बना लेते हैं। तो जो कल्प है या एरा है उसके भी सब पार्ट्स हैं। तो अगर मैं आज की बात करूं कि अभी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में हम नूतन कल्प के भी कौन से पार्ट में, उसके भी कौन से हिस्से में अभी रह रहे हैं, तो उसको हम लोग, जो नूतन कल्प का वर्तमान काल चल रहा है, यानी जो नियोजॉइक एरा का जो प्रेजेंट पीरियड है, उसको हम लोग होलोसीन काल कहेंगे। यानी वर्तमान में नूतन कल्प का होलोसीन काल चल रहा है। इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, होलोसीन पीरियड। तो अगर मैं वैगनर के सिद्धांत पे जाऊं, तो वैगनर ये कहते हैं कि जो चीज़ें आज आपको दिखाई देती हैं, आज जो आपको ग्लोब दिखाई देता है, वो पहले ऐसा नहीं था। यानी पहले इस तरह से महाद्वीपों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इस तरह का कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, बल्कि सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और सारे महाद्वीप पेंजिया के नाम से जाने जाते थे। पेंजिया में डिसरप्शन हुआ, उसमें विभंजन हुआ, उसके कई टुकड़े हो गए और आज आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग महाद्वीप दिखाई देते हैं। तो हम लोग जो ये आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैंने कुछ डायग्राम आपको जो दिखाने हैं आज, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन मैंने यहाँ शुरुआत इसलिए की है कि कई बार स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि ये कल्प क्या होते हैं और उसके अंदर काल क्या होते हैं, यानी एरा क्या होता है और उसके अंदर पीरियड्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि अभी तक हमने जो पृथ्वी की एज है, पृथ्वी की जो उम्र है 460 करोड़ साल की, उसको हम लोगों ने कुछ कल्पों यानी बड़े बड़े भागों में डिवाइड किया हुआ है। और उसके जो हिस्से हैं, उसके भी जो छोटे हिस्से हैं उन एराज के, उनको हम लोग पीरियड्स या काल कहते हैं। जैसे कि अभी कौन सा कल्प है, नूतन कल्प है, जिसको हम इंग्लिश में नियोजॉइक एरा कहते हैं, और उसका भी कौन सा काल चल रहा है, उसका भी कौन सा भी पीरियड चल रहा है, होलोसीन पीरियड। तो अब हम लोग जब वैगनर की बात पे आते हैं कि वैगनर महोदय क्या कहते थे, उसको जरा इसी कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। वैगनर ने बोला कि जो आज हमको जो ग्लोब दिखाई देता है, जिसमें आपको साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, एशिया, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया कह देते हैं। इसी तरह से अफ्रीका है, यहाँ एंटार्क्टिक है। तो ये जो भी कॉन्टिनेंट्स हमको दिखते हैं, जो भी महाद्वीप हमको दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया है जैसे, तो ये सब पहले जुड़े हुए थे। तो ये कब की बात है, यानी ये कब की बात वैगनर बताते हैं कि कब ये आपस में जुड़े हुए थे और आज इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह का नज़र आता है। जैसे कि हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात की थी कि महाद्वीप एक्चुअली सब जुड़े हुए थे कॉन्टिनेंट्स, और वो एक जगह से खिसक के दूसरी जगहों पर पहुंच गए। तो आप लोगों को मैं उसकी डिटेल्स पे लेके आ रहा हूं। हम लोग अभी कल्प की बात कर रहे थे। तो पृथ्वी का
एक पूरा जीवकल्प था। इसको हम लोग पैलियोजोइक एरा कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी नूतन कल्प बताया कि अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, पुराजीव कल्प। आप जरा इसको आप जरा मीनिंग पे जाएंगे ना, तो आपको साफ सुनाई देगा, इसमें दिखाई दे रहा है कि जब पृथ्वी पर जीवन का विकास पहली बार अच्छे ढंग से हुआ, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ के जो साइंस हैं पृथ्वी पे अच्छे दिखाई दी, पूरा जीव, पैलियोजोइक। इस तरह से हम लोग अगर जीव जंतुओं की बात करें, जीव जंतु, वनस्पति, जिसको आप लोग जीव जंतु और पादप भी कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं, ट्रीज हैं, वेजिटेशन है, तो पैलियोजोइक जो एरा है जिसको हम लोग पुराजीव कल्प कहते हैं, उस समय वैगनर कहते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे और उनको पेंजिया नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो पेंजिया के अंदर सारे कॉन्टिनेंट्स इस तरह से चिपके हुए थे और उनको चारों ओर से केवल एक ही महासागर ने घेरा हुआ था। और ये कौन सा महासागर है? पैंथालासा। तो पैंथालासा महासागर आज का अगर मैं बात करूं, आज दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये पुराना प्रशांत महासागर ही है, यानी इसको हम प्रोटो पैसिफिक बोल सकते हैं। तो ये जो पैंथालासा महासागर है वो एक ही था, यानी एक ही महासागर ने, एक ही ओशन ने एक सुपर कॉन्टिनेंट को घेर रखा था, यानी एक बहुत बड़े महाद्वीप को। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक सुपर कॉन्टिनेंट, जो वैगनर कहते हैं कि एक महान महाद्वीप था, एक बड़ा महाद्वीप था। तो अगर आप पैलियोजोइक एरा में लें, तो जैसे हम किसी भी एरा को हम दोबारा डिवाइड कर सकते हैं, उसको फिर हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पैलियोजोइक एरा है उसमें एक कार्बनीफेरस काल था, इंग्लिश में हम कहेंगे कार्बनीफेरस पीरियड। इस कार्बनीफेरस पीरियड में सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, जिनको हम पेंजिया कह रहे हैं, और जो एक ही महासागर से घिरा हुआ था, सराउंडेड था, जिसको हम लोग पैंथालासा ओशन लिख रहे हैं यहाँ पे। तो कार्बनीफेरस काल आज से कब था, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि आप लोग कहेंगे साहब आपने आज की बात तो बता दी कि आज नूतन कल्प चल रहा है, नियोजोइक एरा चल रहा है, और उसका भी होलोसीन पीरियड चल रहा है, उसका भी होलोसीन काल चल रहा है, तो फिर आप ये कब की बात बता रहे हैं? तो एक्चुअली मैं क्योंकि वैगनर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई मस्ट टेल यू, मुझे बताना चाहिए आपको। तो ये जो कार्बनीफेरस काल है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ रफली, मोटे तौर पे आपको समझाने के लिए, तो ये करीब 350 मिलियन ईयर्स बैक है, यानी 350 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स करीब करीब 350 मिलियन। 1 मिलियन में आपको पता होगा, 1 मिलियन में हम लोग 10 लाख मानते हैं ना, मतलब 1 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू 10 लाख। तो यहां पे जो 350 मिलियन वर्ष है, अब कई लोग ये कहते हैं साहब मिलियन को हम करोड़ में कैसे लिखें? तो इसको अगर आप मैथमेटिकली चले जाएं, तो मैं इसको इसी 350 मिलियन वर्ष पूर्व को, आज से 350 मिलियन साल पहले को अगर मैं करोड़ में लिखूं, तो ये करीब बात हो जाएगी 35 करोड़ वर्ष पहले की, यानी ये बात करीब करीब 35 करोड़ साल पहले की, यानी 35 करोड़ ईयर्स। अब आप इस पे आइए, कार्बनीफेरस, जो नाम कार्बनीफेरस है, इसमें देखिए नाम आ रहा है कार्बन, इस पे गौर करिए, कार्बन, कार्बनीफेरस। कार्बन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कोयला है, कोल। तो ये कौन सा समय है? मतलब आज से 350 मिलियन साल पहले, आज से करीब 35 करोड़ साल पहले, 35 करोड़ ईयर्स बैक, पृथ्वी पर
कोयले के बड़े जमा हुए थे। कोयला लकड़ी से बनता है, इसका मतलब है वेजिटेशन, वनस्पति बहुत बड़े पैमाने पे कोयले में तब्दील हो गई। आप जानते हैं, हमने पढ़ा है कि अवसादों में, सेडिमेंट्स में, मिट्टी पत्थर में जब वन दब जाते हैं तो वो फिर कोयला या फॉसिल फ्यूल, कोल वगैरह में बदल जाते हैं। तो क्योंकि इस समय पर बहुत बड़ी मात्रा में कोल यानी कोल का फॉर्मेशन हुआ, कोल डिपॉजिट्स हुए, तो ये कोयला निर्माण बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, इसलिए उसको हम कार्बनीफेरस काल कहते हैं। तो मैं फिर रिपीट करता हूं कि वेगनर कहते थे कि कार्बनीफेरस काल जो था आज से 350 मिलियन ईयर्स बैक, करीबन 35 करोड़ साल पहले, तब पुराजीव कल्प चल रहा था, पृथ्वी पर जीवन का अच्छा विकास हो चुका था, और उसी पुराजीव कल्प के कार्बनीफेरस काल में ही वो पेंजिया, सारे कॉन्टिनेंट्स का एक मिला हुआ रूप, उसमें डिसरप्शन हुआ, यानी वो पेंजिया फिर टूटा, और उसके टूटने से ये दो बड़े भाग बने जिन पर मैं आ रहा हूं। लेकिन ये जो दो डायग्राम आप देख रहे हैं इधर, ये तो मैंने एक जो स्मॉल बना रखा है आपको समझाने के लिए, ये तो एक मोटी बात है कि पेंजिया क्या था। पेंजिया सारे कॉन्टिनेंट्स का एक ही फॉर्म है, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलेंगे, जिसको हम एक बड़ा महाद्वीप कहेंगे, विशाल महाद्वीप कहेंगे, और जो केवल एक ही महासागर से घिरा हुआ था, पैंथालासा से। और उसी को अगर मैं पेंजिया को आपको और ब्रॉड फॉर्म में दिखाऊं तो आप ऐसे देखिए कि इस पेंजिया में आप क्लियरली मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है, ये जो दक्षिण अमेरिका, मैंने लिख रखा है यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा इस अफ्रीका से सटा हुआ है। वैसे भी मैंने आपको ये कहा था कि अगर हम लोग इस साउथ अमेरिका को हम अफ्रीका के इस हिस्से से जोड़ देते हैं, यानी अगर हम इससे इसको मिला दें दक्षिण अमेरिका की, तो ये इसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा। और ये ऐसे बताया भी जाता है कि वेगनर ये कहते थे कि जो साउथ अमेरिका है ये यहाँ से पश्चिम की तरफ खिसक गया, यानी यहाँ से ड्रिफ्ट हो गया, ये विस्थापित हो गया। तो ऐसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। ऐसे ही हम नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका है, उसको यहाँ यूरोप से जोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल आप इस पर नज़र डालें तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, ये साउथ अमेरिका आपको जो दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका, और ये अफ्रीका, तो ये दोनों ऐसे जुड़े हुए थे, इस तरह से कनेक्टेड थे। आप इधर देख रहे हैं ये उत्तर अमेरिका है जो आपको इसमें नज़र आ रहा है, उत्तर अमेरिका। इस उत्तर अमेरिका को हम इधर यूरोप और एशिया से जोड़ सकते हैं। ये यूरोप और एशिया को मिला के, यूरोप और एशिया को मिला के आज भी, इवन टुडे, उसको हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया मिलाकर के यूरेशिया। तो उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो यहाँ लिखा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका किससे जुड़ा हुआ था वेगनर के अकॉर्डिंग? वो यूरेशिया से जुड़ा हुआ था, उसके साथ सटा हुआ था, उसके साथ अटैच था। तो इधर देखिए दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के साथ में, इधर आप देखिए नॉर्थ अमेरिका अटैच है यूरोशिया या यूरोप और एशिया के साथ में। और जरा इधर नीचे आइए, बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको। अगर हम लोग यहाँ देखें तो एंटार्क्टिक महाद्वीप है, एंटार्क्टिक जहाँ पे आज साउथ पोल है, ठंडा इलाका है। ये जो एंटार्क्टिक है वो यहाँ इस पेंजिया में, इसका पेंजिया का बड़ा डायग्राम है, तो इसके अंदर एंटार्क्टिक आपको यहाँ दिख रहा है। आप देख रहे हैं एंटार्क्टिक, अफ्रीका और साउथ अमेरिका लगभग जुड़े हुए हैं। और ये देखिए एक और बहुत खास बात कि यहाँ पर इंडिया का पेनिनसुला नज़र आ रहा है, भारत का प्रायद्वीप नज़र आ रहा है। आप भारत के प्रायद्वीप या जो पेनिनसुला है उसका मतलब समझते हैं ना, भारत दक्षिण में 3 तरफ से पानी से घिरा है, ये इंडियन ओशन है, तो 3 तरफ से पानी से घिरा जो जगह होती है उसको हम पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये भारत का प्रायद्वीप यहाँ देखिए, वेगनर के अनुसार यहाँ है। आज देखिए आज भारत कहाँ है, आज भारत यहाँ पे है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत अफ्रीका के इस साइड था, इधर वेगनर के अनुसार, और यहाँ से भारत ड्रिफ्ट होके खिसक के ऊपर की तरफ आ गया, जो आज का हिस्सा आपको नजर आता है। इस तरह से इंडिया ऐसे शिफ्ट हुआ होगा। ये जो एंटार्क्टिक है ये नीचे की तरफ, ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका पश्चिम की तरफ अलग हो गए होंगे अकॉर्डिंग टू वेगनर। और ये देखिए इधर ऑस्ट्रेलिया भी नजर आ रहा है,
ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ नज़र आता है, अभी इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया को वैगनर के अनुसार देखें तो एंटार्क्टिक और ऑस्ट्रेलिया करीब यहाँ थे। ये ऑस्ट्रेलिया के इधर हटने से, या मैं कहूँ भारत के ऊपर की तरफ खिसक जाने से इंडियन ओशन बना होगा, यानी हिंद महासागर का निर्माण हुआ होगा। तो ये एंटार्क्टिक आपको नज़र आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आपको नज़र आ रहा है, भारत का प्रायद्वीप आपको नज़र आ रहा है। जो छोटा सा आप ये आइलैंड देख रहे हैं ना, छोटा सा गोल सा जो आइलैंड में बनाया हुआ है, ये यहाँ एक मेडागास्कर आइलैंड है अफ्रीका में। आज भी हम मेडागास्कर के नाम से जानते हैं इसको। मेडागास्कर इस राइट साइड में आता है, तो वो मेडागास्कर को इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल निष्कर्ष ये निकलता है कि कार्बोनिफेरस काल में जब पेंजिया टूटा, जब पेंजिया, ये पूरा पेंजिया जो हमने बनाया है, ये जब टूटा, उस समय पर हमने यहाँ लिखा भी हुआ है पेंजिया, तो वो जब टूटा, ये कार्बोनिफेरस काल आज से करीब कितने साल पहले शुरू हुआ था, इसकी बिगिनिंग है ये पहले आज से, तो ये 35 करोड़ साल पहले की बात है, 35 करोड़ ईयर्स बैक की बात है। और कल्प कौन सा चल रहा था? पैलेजोइक। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ जो वैगनर ने बड़ी इस्तेमाल किया था उस कंसेप्ट को। आप लोगों को याद है, हमने सियाल, सीमा और निफे पढ़ा है। ये जो सियाल, सीमा और निफे है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो महाद्वीप हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो किसके बने हुए हैं? कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं सियाल के। और सियाल में क्या ज़्यादा मिलता है हमको? सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम हमको ज़्यादा मिलता है। तो वैगनर भी ऐसे ही मानते थे। वैगनर भी ये कहते थे कि जो महाद्वीप हैं वो किसके बने हुए हैं? तो सिलिका और एल्यूमिनियम उन्होंने भी बताया, जो काफ़ी सटीक है। तो आप लोगों को एक तो ये ध्यान रखना है कि पेंजिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेंजिया क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट। इसको हम एक विशाल महाद्वीप कह सकते हैं, महान महाद्वीप भी कह सकते हैं। और ये विशाल महाद्वीप या ये जो महान महाद्वीप है, सुपर कॉन्टिनेंट है, ये कब टूटा? इसमें कब विघटन हुआ? कार्बोनिफेरस काल के अंदर, कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो अगर हम पेंजिया को डिस्कस करें वापस, ये इसका बाद का पार्ट है। जो पेंजिया टूटेगा तो वो टूटने वाले हिस्से की ये बात है, जो हम बाद में करेंगे इसके। ये सुपर कॉन्टिनेंट यानी जो महाद्वीप हैं, उनके लिए क्या कहा गया है? महाद्वीप सियाल से निर्मित है। या मैं कहूं महाद्वीपों के लिए अगर मैं यहां पर इस्तेमाल कर लूं तो पेंजिया। पेंजिया किससे बना है वैगनर के अकॉर्डिंग या वैगनर के अनुसार? इंग्लिश में देखिए, इसको ऐसे पेंजिया लिखा जाता, तो पेंजिया was made of सियाल। यहां सियाल को हम लोगों ने देख लिया है, Si सिलिका है, Al एल्यूमिनियम है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। तो सिलिका और जो एल्यूमिनियम है उससे बना हुआ ये पेंजिया, ये कॉन्टिनेंट्स का एक बड़ा रूप, जो हमने नीचे की पृथ्वी के अंदर की जो लेयर पड़ी थी, हमने सबसे ऊपर की लेयर पड़ी थी सियाल, उसके नीचे हमने एक सीमा की परत पड़ी थी SiMa, तो वो हमने पढ़ा था सिलिका और मैग्नीशियम के नाम से। तो वैगनर कहते हैं कि जो पेंजिया है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सियाल के बने थे। और वो किसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं? वो किसके ऊपर तैर रहे थे? वो तैर रहे थे सीमा की परत के ऊपर, राइट। तो हम यहां, ताकि आप नोट्स बना सके इसलिए मैं इसको लिख देता हूं यहां पे कि पेंजिया जो किसका बना था? सियाल का। तो पेंजिया सीमा, याद है आपको, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा पर तैर रहा था। ये मैं आपको सर वैगनर की भाषा में बता रहा हूं
यानी पेंजिया जो सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, वो किसके ऊपर फ्लोट कर रहा था? सीमा की लेयर पर। यानी इंग्लिश में लिखें तो पेंजिया वॉज फ्लोटिंग ओवर सीमा। तो ये जो पेंजिया है, इसको फ्लोट होने में कोई रुकावट नहीं आ रही थी। हालांकि बाद में वैगनर ने एक कॉन्ट्रडिक्शन भी पैदा कर दिया था। वैगनर ने एक विरोधाभास वाली बात भी बता दी थी कि उन्होंने बाद में कहा था कि जो सियाल है वो सीमा पर जो तैर रहा है, उसमें बाद में सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम की वजह से ही रुकावट आई थी। आपको ये अगर पढ़ना है तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स की तरफ जाएं। मैंने आपको कह रखा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे पुराने लेक्चर्स पे जा सकते हैं, फर्दर लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो हम लोगों ने जो पृथ्वी की परतें पढ़ा था, अर्थ की जो लेयर्स पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको ये समझा रखा है। तो पेंजिया सियाल से बना हुआ, सीमा पर तैर रहा था, यानी वॉज फ्लोटिंग ओवर सीमा। तो ये एक बात हुई। अब आज कहाँ है दक्षिणी ध्रुव? अभी हम एंटार्क्टिक की बात कर रहे थे। आपको पिछली क्लास का याद होगा कि मैंने कहा था कि एक बड़ी प्रॉब्लम वैगनर के सामने ये थी कि दुनिया में क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे हुए। आपको मैंने ये भी कहा था कि एंटार्क्टिक जो कॉन्टिनेंट है वो काफ़ी ठंडा है। उस एंटार्क्टिक महाद्वीप के अंदर, यानी उसके अंदर नीचे कोयला मौजूद है, जबकि आज एंटार्क्टिक बहुत ठंडा इलाका है और कोयला अगर बना है तो वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट या वहाँ पर सघन वन जरूर रहे होंगे। कहाँ? एंटार्क्टिक में। तो ये जो एंटार्क्टिक की हम बात कर रहे हैं, उससे इस कंसेप्ट को आप जोड़ें तो उन दिनों एंटार्क्टिक यहाँ पे नहीं था, बल्कि साउथ पोल जो है वैगनर के अकॉर्डिंग जो दक्षिणी ध्रुव है, वो दक्षिणी ध्रुव ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, मैं आपको फिर ग्लोब से बता देता हूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपको यहाँ साउथ अफ्रीका कंट्री दिखता है। ये जो दक्षिण अफ्रीका देश है, इस दक्षिण अफ्रीका कंट्री के अंदर एक सिटी है डरबन। डरबन सुना हुआ आपने? तो ये जो डरबन है, तो यहाँ पे आज भी डरबन के आसपास आप ग्लेशियर्स जानते हैं ना, हिमनद होते हैं, बर्फ़ की बड़ी नदियाँ होती हैं, उनके एविडेंसेस आज भी यहाँ पर हैं पुराने ज़माने के। तो वैगनर कहते हैं कि डरबन के पास में साउथ पोल था। यानी उन दिनों जो दक्षिणी ध्रुव है, जिसको हम साउथ पोल कह रहे हैं, वो कहाँ पे था? वो दक्षिण अफ्रीका के इधर। आपको मैं अगर ऐसे बताऊं तो ये वाला हिस्सा अफ्रीका, तो यहां पे था करीब। तो अकॉर्डिंग टू वैगनर, इस समय दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के, अफ्रीका में जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, तो इस समय दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के जो डरबन है के पास था। ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, क्योंकि आज डरबन अफ्रीका में इधर है, जबकि आज साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? एंटार्क्टिक में है। इसीलिए तो वैगनर को ये बाद में उनकी स्टडी में उन्होंने पाया कि एंटार्क्टिक असल में एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट हो गया है, और उसके खिसकने की वजह से आज साउथ पोल एंटार्क्टिक महाद्वीप में, लेकिन उस जमाने में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के डरबन के पास था। तो साउथ पोल वॉज नियर डरबन ऑफ साउथ अफ्रीका। मैं कंट्री लिख देता हूं यहां पर। तो साउथ पोल अफ्रीका के डरबन के पास में था इस सिद्धांत के अनुसार। तो मोटी मोटी बात ये हुई कि ये जो इलाके हैं, इन सबको हम मिलाकर के पेंजिया कह रहे हैं, जिसके अंदर एंटार्क्टिक, ऑस्ट्रेलिया, भारत का ये हिस्सा जो प्रायद्वीपीय भारत है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरेशिया, सब जुड़े हुए थे, जिसको हम लोग पेंजिया कह रहे हैं। पेंजिया एक ही महासागर से घिरा हुआ था, जिसे क्या कहा गया है? पैंथालासा। अब आप उस तरफ आए, जैसे मैंने यहाँ नंबर 1 डाल रखा है। नंबर 1 एक्चुअली मैंने इन दोनों डायग्राम्स के लिए डाल रखा है, इन दोनों के लिए। नंबर 2 ये है कि आगे जाकर के इसी पेंजिया के 2 भाग हुए। इस पेंजिया के 2 भाग हुए, तो वो 2 भागों में
आपको थोड़ा इस डायग्राम और इस डायग्राम में अंतर दिखाई देगा। आगे जाकर के ये जो ऊपर का हिस्सा है जिसको हम लॉरेशिया कह रहे हैं, ये लॉरेशिया अलग हो गया, और नीचे वाला हिस्सा जिसमें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण का जो अफ्रीका का हिस्सा नज़र आ रहा है, दक्षिण का ही भारत नज़र आ रहा है, इधर मैंने आपको एंटार्क्टिका बताया था, ऑस्ट्रेलिया बताया था, ये हिस्सा और वो हिस्सा अलग हो गए। तो लॉरेशिया और जो गोंडवाना लैंड हैं वो इसी पेंजिया के आगे जाके दो टुकड़े हुए, और इन दोनों टुकड़ों के बीच में, यानी लगभग यहाँ से यहाँ तक मैं बोलूँ तो एक नए सागर का जन्म हुआ, टेथिस सागर का। इसको हम टेथिस सी के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने ज़रूर जनरल नॉलेज में कहीं ना कहीं टेथिस सागर या टेथिस सी का नाम सुना होगा। तो ये आगे हम लोग जो फर्दर डेवलपमेंट इस थ्योरी का उसमें पढ़ते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ कालांतर में, या हम लोग जो कार्बोनिफेरस काल है उसको तो पढ़ ही चुके हैं। तो कालांतर में पेंजिया, जो पेंजिया का पार्ट है वो दो भागों में डिवाइड हुआ। तो कालांतर में पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। यानी पेंजिया got divided into two parts। अब ये कालांतर में जो पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया, हम लोगों ने पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस काल में ही ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि वो कार्बोनिफेरस काल में ही, हम लोग दोनों चीज़ों को याद रखें, कार्बोनिफेरस पीरियड में ही पेंजिया एग्जिस्ट करता था, उसी कार्बोनिफेरस काल में ही, कार्बोनिफेरस पीरियड एक लंबा पीरियड रहा है, उसी के अंदर फिर पेंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ। तो इसके दो भाग हो गए। कौन कौन से दो भाग हो गए? जो हम लोग इस सेकंड वाले पार्ट में देख रहे हैं कि पेंजिया दो भागों में विभाजित हो जाता है। और ये जो दो भाग हैं उनमें से ऊपर वाला जो पार्ट है फर्स्ट, उसको हम लोग लॉरेशिया कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखें, इसको हम अंगारा लैंड भी कह सकते हैं। तो लॉरेशिया या अंगारा लैंड, लॉरेशिया की इंग्लिश की स्पेलिंग लिखी हुई है, अंगारा लैंड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट कौन सा बना? गोंडवाना लैंड। तो जो सेकंड पार्ट है उसका निर्माण हुआ, इसका दूसरा हिस्सा क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। तो इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो दो पार्ट हुए पेंजिया के, जो बड़े हिस्से हुए, वो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड हुए। अगर आप इधर आ जाएं तो बीच में यहां पर एक टेथिस सागर का भी निर्माण हुआ। तो हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं कि जब दो पार्ट्स उसके हुए तो यहां पर कौन सा महासागर बना? या टेथिस सागर बना। तो टेथिस सागर किसके बीच में बना? लॉरेशिया या अंगारा लैंड और जो नीचे का हिस्सा है गोंडवाना लैंड, उसके बीच में। अब आगे जाकर के वैगनर की थ्योरी के अनुसार अंगारा लैंड के भी, लॉरेशिया के भी पार्ट्स हुए। और अंगारा लैंड या लॉरेशिया के पार्ट्स आप प्राइमरीली इधर देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका और यूरेशिया इसी लॉरेशिया से अलग हो जाएंगे आगे जाके। और ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है नीचे का, उससे साउथ अमेरिका अलग हो जाएगा, बाईं तरफ खिसक जाएगा, अफ्रीका इससे अलग हो जाएगा, एंटार्क्टिक अलग हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाएगा, जो मैंने यहाँ इंडिकेट कर रखे, भारत अलग होकर के ऊपर की तरफ खिसकने लगेगा। इसका मतलब है कि आगे जाके लॉरेशिया या अंगारा लैंड भी डिवाइड हुआ
और आगे जाके गोंडवाना लैंड भी डिवाइड हुआ और इस तरह से आज का प्रेजेंट जो फॉर्म है कॉन्टिनेंट्स का, महाद्वीपों का, सामने आया। लेकिन ये हम अगले लेक्चर के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन से फोर्सेस थे, वो कौन से बल थे जिनकी वजह से ये सब टूट फूट हुई। एक तो वो हमको पढ़ना रहेगा, और दूसरी बात ये कि जो वैगनर ने अपने पक्ष में प्रमाण दिए, यानी जो अपने फेवर में जो इंडिकेशंस, एविडेंसेस दिए कि कैसे वो इस थ्योरी को इस नतीजे पे लेके आए, तो हम लोग उनके एविडेंसेस भी पढ़ेंगे। सबसे बड़ा एविडेंस तो मैंने आपको अभी बताया। अगर आप यहाँ देखें, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका और यूरेशिया को आपस में जोड़ सकते हैं। इस तरह से ये कनेक्ट हो सकते हैं। आप देखिए, जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, उसकी आकृति अंग्रेजी के एस लेटर की तरह है, एस की तरह है, एस ऑफ इंग्लिश। तो ऐसे करके उसको जोड़ सकते हैं इससे। तो उसको हम लोग एविडेंसेस, प्रमाण क्या दिए वैगनर ने, और कौन से ऐसे बल थे जिससे विभंजन हुआ, जिससे डिस्रप्शन हुआ, वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो वो हमारा पार्ट 3 में आएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, यानी जो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है। आज आपको जो मैंने बोर्ड पे कुछ मोटी बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात को कंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।